सभी छात्रों का हिंदी कक्षा में स्वागत। आज हम कक्षा 10वीं में निर्धारित पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड में निर्धारित नेताजी का चश्मा पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं। सर्वप्रथम लेखक परिचय में स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अपनी इच्छा के अनुसार सेवानिवृत्ति लेना यानी रिटायरमेंट के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यम वर्गीय जीवन का मतलब हो गया जो मिडिल क्लास फैमिली जो होती है। मध्य वर्गीय जीवन के कुशल चित्रकार स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध, जो अमीर वर्ग जो गरीब का शोषण करता है, के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का अर्थ होता है विरोध का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई कहानी कहना शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है, संपन्न करती है। समृद्ध का अर्थ संपन्न करती है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूखंड, पृथ्वी का जो हिस्सा है, का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए, इनके विकास के लिए, इसमें बढ़ोतरी के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। दो बातों पर इन्होंने चर्चा की है, एक देश और दूसरा देशभक्ति। तो केवल सीमाओं से घिरे हुए भूमि के टुकड़े का नाम ही देश नहीं होता, बल्कि देश बनता है उसमें रहने वाले जो उसके लोग हैं, जो उसके प्राकृतिक संसाधन हैं, नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, पशु पक्षी, ये सब, इन सब से मिलकर के देश बनता है। और फिर इन सब से प्रेम करना और इनके विकास के लिए, इनकी समृद्धि के लिए, इसमें बढ़ोतरी के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना ही क्या है, देशभक्ति है। जो पाठ जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, नेताजी का चश्मा, ये पाठ है कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से। इसमें जो मुख्य पात्र है वो है कैप्टन चश्मे वाला। उसके माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह बताती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। केवल सीमा पर लड़ने वाले लोग ही देशभक्त नहीं है, या वही लड़ लेना, शत्रु से, दुश्मन से लड़ लेना ही देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति के, देश के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त करने के बहुत सारे तरीके हैं। आज हम अब इस पाठ का वाचन करते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे और फिर मैं सार रूप में उस गद्यांश का आपको सार रूप भी बताऊंगा। हालदार साहब को हर 15वें दिन
कंपनी के काम के सिलसिले का मतलब संबंध में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा कस्बा होता है जो गांव की आबादी और सुविधाओं से थोड़ा सा जो आगे बढ़ी हुई बस्ती है, जिसको आप छोटा सा शहर भी कह सकते हैं। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, अर्थात पक्के मकान जो सीमेंट इत्यादि या ईंट इत्यादि से बने होते हैं, वैसे थोड़े से मकान थे। और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था, बाजार जैसा, जहाँ पर बहुत सारी या दैनंदिन उपयोग वाली जो चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो मतलब एक नगर पालिका भी थी, जिसको आप म्यूनिसपैलिटी भी कहते हैं। नगर पालिका थी तो नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी 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 सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने, बोर्ड होता है जो परिषद होती है, प्रशासनिक अधिकारी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, जो शहर अर्थात जिसको जो कस्बा है, उस कस्बे के मुख्य जो उसका मुख्य बाजार है, मुख्य बाजार के मुख्य मुख्य चौराहे पर, चौराहा जहाँ से चार राहें गुजरती हैं उसे चौराहा कहते हैं, चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा प्रतिमा मतलब मूर्ति लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। ये जो कहानी है ये उसी मूर्ति के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी मूर्ति के बारे में नहीं, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो इस गद्यांश में आपने देखा कि एक कस्बे का उन्होंने वर्णन किया है, जिस कस्बे में जो कस्बा जो गांव से थोड़ा सा विकसित है, जिसमें पक्के मकान, गिने चुने पक्के मकान हैं, एक लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल और एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना और दो सिनेमा घर भी हैं। चूँकि वो नगर पालिका है, इसलिए नगर पालिका का काम होता है कि जो जन सुविधाएं हैं उन जन सुविधाओं को मुहैया कराना या उपलब्ध कराना, इसलिए वो कभी ना कभी कोई ना कोई काम करती रहती थी। जैसे सड़क का निर्माण करवा दिया, कुछ संसाधन बना दिए, कबूतरों के लिए कुछ छतरी बनवा दी, या फिर लोगों के मनोरंजन के लिए कोई कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका में से कोई जो परिषद बनी हुई या फिर किसी कोई ऐसा प्रशासनिक अधिकारी आया जिसने शहर के मुख्य जो चौराहा था, मुख्य बाजार का जो चौराहा था, उस पर नेताजी सुभाष चंद्र की एक संगमरमर की मूर्ति क्या कर दी थी, लगवा दी थी। और ये कहानी उसी मूर्ति के बारे में है जो आगे हम पढ़ेंगे। मूर्ति के बारे में भी नहीं, बल्कि मूर्ति के थोड़ा सा जो हिस्सा है उसके बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। कहता है कि पूरी बात तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उस परिषद को या उस प्रशासनिक अधिकारी को देश के जो अच्छे मूर्तिकार थे उनके बारे में जानकारी नहीं थी, या फिर अच्छी मूर्ति में को बनाने में जो खर्च आता, जो लागत आता, उसका अनुमान और जो उनके पास बजट था, जो पैसा था, वो बजट से कहीं ज़्यादा होने के कारण और काफ़ी समय तक ऊहापोह होता दुविधा या सोच विचार, इसी सोच विचार और चिट्ठी पत्री जो सरकारी कामों में होते हैं,
चिट्ठी पत्री में जब बहुत सारा समय बर्बाद हुआ होगा, तो लगा कि अब बोर्ड की जो एक परिषद की निश्चित अवधि के लिए चुनी जाती है, उसकी शासन करने की जो अवधि है, समय सीमा समाप्त होने की घड़ियों में ही उन्होंने किसी स्थानीय कलाकार को, जो लोकल आर्टिस्ट है, उसी को ही ये मौका देने का उन्होंने क्या किया, अवसर का मतलब मौका देने का उन्होंने निर्णय किया होगा। और अंत में आखिर में जब समय भी नहीं बचा और बजट भी कम था, तो ये निर्णय लिया गया कि वहाँ का जो अकेला जो हाई स्कूल का अकेला ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए उसका नाम क्या था, मोतीलाल, ये मान लीजिए मोतीलाल को ही ये काम सौंप दिया होगा। और उसने ये एक महीने भर में वो मूर्ति बनाकर पटक देने, यहाँ पर जो पटक देने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, पटक देने का मतलब है कि किसी तरीके से उसको क्या कर देना, निर्माण कर देने का वो विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। मूर्ति किससे बनी हुई थी? संगमरमर की बनी हुई थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जो सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति थी, वो टोपी जो टोपी पहना करते थे, उनकी टोपी की जो नोक है, वो किनारा है, वहाँ से लेकर के और जो उनका कोट है, कोट के दूसरे बटन तक जो मूर्ति की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी? 2 फुट थी। अर्थात टोपी से लेकर के और कोट के दूसरे बटन तक इतनी ही उनकी जो मूर्ति बनी हुई थी। जिसको आप कह सकते हैं कि जैसे आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाते हैं, तो उतनी ही लगभग, जिसे कहते हैं बस्ट, जिसे क्या कहते हैं? बस्ट। और सुंदर थी मूर्ति, संगमरमर की थी, इसलिए क्या थी? सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन भी, कुछ कुछ मासूम से और कुछ कमसिन, सुंदर और युवा जैसे। फौजी वर्दी में थे, वर्दी उनकी फौजी थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते। ये सुभाष चंद्र जी ने नारा दिया था कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उनके नारे थे। तो उस मूर्ति को देख करके ये नारे सहसा ही मन में आ जाते थे, अचानक उन ये याद आने लगते थे। इस दृष्टि से, इस नज़रिए से यह सफल और सराहनीय, प्रशंसा के योग्य, सराहनीय का मतलब प्रशंसा के योग्य प्रयास था, जो उन्होंने प्रयास किया हुआ था। केवल एक चीज़ की कसर थी, कसर का मतलब कमी, केवल एक चीज़ की कमी थी, जो देखते ही खटकती थी, जो देखते ही बुरी लगती थी, और वो था नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। मूर्ति सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, संगमरमर की मूर्ति थी, लेकिन जो देखते ही एक कमी खलती थी, एक कमी जो है उसमें बुरी लगती थी, वो ये थी कि आंखों पर, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। अर्थात यानी चश्मा तो था, चश्मा नहीं था का मतलब ये नहीं है कि चश्मा नहीं था, चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। क्योंकि चूंकि मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी, लेकिन उनकी आंखों पर जो चश्मा बन था वो संगमरमर का नहीं बना हुआ था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। एक सचमुच का चश्मा और उस चश्मे का जो चौड़ा फ्रेम था, चौड़ा वाला फ्रेम, फ्रेम और काला फ्रेम कैसा था? चौड़ा वाला काला फ्रेम मूर्ति को क्या कर दिया गया था? पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, तभी उन्होंने इसको गौर से देखा कि जो सुभाष चंद्र बोस जी की जो संगमरमर से बनी हुई मूर्ति है चौराहे पर, वो मूर्ति तो संगमरमर की बनी हुई है, लेकिन उस पर चश्मा जो है संगमरमर का नहीं बना हुआ है, बल्कि असली का चश्मा, एक काला फ्रेम वाला असली का चश्मा उस पर लगा हुआ है। और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी, एक जिज्ञासा भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल, रियल का मतलब वास्तविक। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवालदार साहब जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। वो सोचते रहे, जीप कस्बा छोड़ करके आगे निकल गई थी, लेकिन उनके ख्यालों में, उनके सोच में, उनके विचारों में अभी भी वो मूर्ति ही चल रही थी। उनके, वो अभी उस मूर्ति के बारे में ही सोच रहे थे। और अंत में इस निष्कर्ष पर, इस निर्णय पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। भले ही जो चश्मे पर मूर्ति पर जो चश्मा था वो चश्मा खटकता था, लेकिन फिर भी कह रहे थे कि कस्बे कुल मिलाकर के जो अगर दिया जाए, वो प्रयास किया जाए कि नागरिकों, जो कस्बे के जो नागरिक हैं, उनका जो ये प्रयास है, प्रयत्न है,
ये प्रयत्न क्या है, प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है। महत्व इस बात का नहीं है कि मूर्ति किस रंग की है, किस रूप की है, उसका आकार कितना है, उसका कद कितना है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। बात महत्व इस बात का नहीं है कि मूर्ति किस रंग रूप या किस ऊंचाई की है, बल्कि ये है कि उसके पीछे भावना कौन सी है। भावना उसके पीछे यह है कि ये कस्बे के जो लोग हैं वह देशभक्त लोगों के प्रति उनके मन में आदर है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही, वरना आजकल देशभक्ति को भी लोग देशभक्ति का भी क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। 15 दिनों के बाद जाते रहते थे। दूसरी बार जब वो गए, उधर से गुजरे, तो उन्होंने देखा कि मूर्ति में कुछ फर्क है, अंतर है, फर्क है, दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। तो उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि अब चश्मा क्या है, दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था। पहली बार जब वो आए थे तो तब मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था। अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। अब क्या है, तार के फ्रेम से बना हुआ गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक, उनकी जिज्ञासा और बढ़ी। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। जब 15 दिन के बाद फिर वो तीसरी बार उस कस्बे से गुजरे तो देखा कि तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई। अब ये उनकी आदत में शुमार हो गया, शामिल हो गया। हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल, उनकी जो जिज्ञासा दुर्दमनीय, जिसको दबाना क्या हो गया, कठिन हो जाए, दुर्दमनीय जिसे दबाना कठिन हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। खुश मिजाज, हमेशा प्रसन्न रहने वाला। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कांपी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती जो दांत, जो लाल काले पान खाने से जो लाल और काले हो गए थे, अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए वो क्यों बदल देता हूँ। उसने बताया कि ये जो चश्मा है, ये कैप्टन चश्मे वाला, ये चश्मा बदल देता है। और हवलदार समझ नहीं पाए कि वो क्यों चेंज कर देता है। कोई गिराक आ गया समझो। अब पान वाले ने हवलदार साहब को समझाया, कोई गिराक, गिराक मतलब ग्राहक, कस्टमर जिसको आप बोलते हैं। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए। चौड़े चौखट का मतलब चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया। मूर्ति पर जो चौड़े चौखट वाला लगा हुआ था, वो उसको मूर्ति वाला दे दिया। उधर दूसरा बिठा दिया, मूर्ति पर दूसरा लगा दिया, दूसरे फ्रेम वाला चश्मा लगा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। अब हालदार साहब को बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई। एक चश्मे वाला, बात क्या समझ में आई, एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। अब उन्हें समझ में आ गया कि एक व्यक्ति है जिसका नाम कैप्टन चश्मे वाला है। वो चश्मे बेचने का काम करता है और उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, क्योंकि जो मूर्तिकार था वो चश्मा बनाना भूल गया था। नेताजी की मूर्ति पर संगमरमर का बना हुआ चश्मा नहीं था। तो चश्मे के बिना उस कैप्टन को सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति
अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह अपने से एक चश्मे का फ्रेम उनकी आंखों पर, उसकी उनकी मूर्ति पर लगा देता था। उसे नेताजी की बगैर का मतलब बिना चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत का मतलब दुखी करती है, घायल करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि नेताजी को बिना चश्मे के थोड़ा सा वो असहज महसूस कर रहे हैं, उन्हें सुविधा नहीं हो रही, असुविधा, असहज हो रहे हैं। जैसे ऐसा लगा उसे कि जैसे उनको देखने में क्या हो रही है, परेशानी हो रही। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध जितने भी उसके पास हैं गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। जो उसके पास गिनती के हैं, गिने चुने बहुत ज़्यादा तो है नहीं, इसलिए गिनती के उसके पास फ्रेम है, उनमें से वो एक नेताजी की मूर्ति पर क्या कर देता है, लगा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार मतलब ज़रूरत होती है, लेकिन जब उसका कोई ग्राहक आता है चश्मे का फ्रेम खरीदने के लिए और उसको वैसे ही फ्रेम चाहिए जैसा उसने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर लगा रखा है, वैसी फ्रेम की ज़रूरत होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम, जो मूर्ति पर लगा हुआ फ्रेम है, संभवतः शायद नेताजी से क्षमा मांगते हुए, शायद वो नेताजी से क्या मांगता होगा, क्षमा भी मांगता होगा, लाकर ग्राहक को दे देता है, उस ग्राहक को लाकर दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। यानी वो फिर उपलब्ध फ्रेम में से वो दूसरा फ्रेम मूर्ति पर, नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है, क्या विचार है। लेकिन भाई, अब फिर हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि जो नेताजी का ओरिजिनल, जो वास्तविक चश्मा है, वो कहाँ गया? यानी मूर्ति के साथ तो बना ही होगा। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक, कत्था जो पान के पत्ते पर जो लगाया जाता है, ब्राउन रंग का होता है, वो डंडी से लगाता है। कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी, पान की पीक जो है वो नीचे थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। कहते हैं जो मास्टर है, वो जिसने वो मूर्ति बनाई थी, वो चश्मा बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, मज़ेदार आनंद देने वाली बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। लेकिन हवलदार साहब के लिए ये बात हैरान कर देने वाली थी और थोड़ा सा उन्हें भावुक करने वाली भी थी, पिघलाने। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे, मतलब कि वो ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। जब मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था कि किसने बनाया है और नीचे लिखा था मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला मास्टर मोतीलाल, वाकई कस्बे का अध्यापक था। सही में उस कस्बे का क्या था, कस्बे में जो इकलौता हाई स्कूल है उसका अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। ये वादा किया होगा कि मैं महीने भर में मूर्ति बना करके उनके सामने रख दूंगा। बना भी ली होगी, अब उसने एक महीने में मूर्ति बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? लेकिन पत्थर में पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जाए, जिसको आप ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? कांच वाला? यह तय नहीं कर पाया होगा कि वो कांच वाला, ये निर्णय नहीं कर पाया कि उसको उस पत्थर की मूर्ति में कैसे लगाए, क्योंकि वो पेशे से मूर्तिकार नहीं है। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या फिर उसने प्रयास किया होगा लेकिन उसको सफलता नहीं मिली होगी चश्मा लगाने में कांच का। या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या फिर बनाते बनाते उसको तराशने में या उसमें और सुंदरता लाने में कहीं उस चक्कर में चश्मा क्या हो गया होगा, टूट गया होगा। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। या फिर हो सकता है कि उसने पत्थर का चश्मा अलग से बनाया होगा, उसको फिट किया होगा और वो फिर क्या हो गया होगा, निकल गया होगा। उफ, ये बहुत सारे कारण हवलदार साहब के दिमाग में
चल रहे थे। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र, अनोखा और कौतुक भरा, जिज्ञासा वाला लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के मतलब इन्हीं विचारों में वो डूबे रहे, खोए खोए इन्हीं ख्यालों और विचारों में खोए खोए डूबे डूबे पान के पैसे झुकाकर उन पान के पैसे अदा किए, पान के पैसे पान वाले को दिए। चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष, और चश्मे वाले की जो देशभक्ति है उसके सामने, समक्ष मतलब सामने, नतमस्तक सिर झुकाते हुए, नतमस्तक मतलब सिर झुकाते हुए, नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? फिर उसने पान वाले के पास आकर के पूछा कि जो एक कैप्टन चश्मे वाला है, क्या यह नेताजी के साथ था, उनका साथी है? यह आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, या फिर आज़ाद हिंद फौज जिसका निर्माण सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, या उसका कोई भूतपूर्व सिपाही है, क्या वो उनकी फौज में रह चुका है, उसका सिपाही है आज़ाद हिंद फौज का? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर, मुंह में नहीं डाला, 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई, बत्ती से अपने लाल काले दांत दिखाए और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। हालदार साहब को एक देशभक्त का इस तरह से पान वाले द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, अवाक मतलब अचंभित, हैरान रह गए। एक बेहद बूढ़ा, मरियल सा, कमजोर सा, लंगड़ा आदमी, वो भी कैसा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, गांधी टोपी जो आपने देखा होगा जिसके 2 नोक होते हैं, गांधी टोपी, और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची, छोटा सा संदूक और बॉक्स, संदूक बॉक्स, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए, और दूसरे हाथ में एक बांस की डंडी पर बहुत सारे चश्मे क्या होते टंगे हुए, उनको लेकर के अभी अभी एक गली से निकला था। और अब बंद दुकान के सहारे, जो दुकान बंद थी उसके सहारे अपना बांस टिका रहा था, उस अपने चश्मे लगे बांस के डंडे को खड़ा कर रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं। अच्छा, तो गुल्लू से लगा कि इस बेचारे के पास तो दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है, हॉकर है, घूम घूम कर गलियों में घूम करके वो उन चश्मों को बेचता है, उसकी अपनी एक दुकान भी नहीं है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, वो उन्हें निर्णय, वो सोच में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, वो पूछना चाहते थे कि लोग इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, क्या यही इसका असली नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। हालदार साहब उससे पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या इसका असली नाम यही है, लेकिन पान वाले ने साफ मना कर दिया था कि अब वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, ड्राइवर भी थोड़ा सा उतावलापन हो रहा था, वो भी जल्दी जाने की फिराक में था, काम भी था, और काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। 2 साल तक उन्होंने देखा कि बिना चश्मे की मूर्ति कभी नहीं रही, कोई ना कोई चश्मा उस पर लगा रहता था, भले ही वो अलग अलग प्रकार का होता था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता, प्रसन्नता के कुछ क्षण देने के लिए, ये उसमें क्या देते थे, प्रसन्नता ही देते थे ये पल, जब वो उस 2 साल तक उस
चौराहे से गुजरते वहाँ पर चौराहे पर स्थापित सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर हर रोज लगभग एक नया चश्मा देखते। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। फिर ऐसा हुआ एक दिन कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था, किसी भी प्रकार का चश्मा नहीं था, यानी मूर्ति पर कोई चश्मा था ही नहीं। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। पान वाले की दुकान भी बंद थी और चौराहे में जो बहुत सारा अधिकतर दुकानें, चौराहे की अधिकांश अधिकतर दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। फिर 15 दिन के बाद जब हवलदार साहब आए, फिर देखा उन्होंने कि इस बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया, रुआसा हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के किनारे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। रवाना मतलब प्रस्थान, वहाँ से चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। ये पंक्ति व्याख्या मांगती है, इस पंक्ति की व्याख्या देखेंगे। बार बार सोचते, जब हवलदार साहब वहाँ से गुजरे तो वो सोच रहे थे कि क्या होगा उस कौम का, उस जाति का क्या होगा जो अपने देश की खातिर, अपने देश के लिए अपनी घर गृहस्थी, घर परिवार, जवानी, अपनी युवावस्था और ज़िंदगी और यहाँ तक कि अपना पूरा का पूरा जीवन होम कर देने वाले पर, होम का मतलब जो न्योछावर कर देते हैं, त्याग देते हैं, ऐसे ऊपर भी क्या करती है, हंसती है। ऐसे उस जाति का, उस देश के नागरिकों का क्या होगा जो अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने वालों पर क्या करती है, हंसती है और स्वयं अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है और स्वयं अपने स्वार्थ के लिए वो अवसर ढूंढती है कि किस तरीके से स्वयं को भी बेच करके वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। फिर 15 दिन के बाद उसी छोटे से कस्बे से, उसी छोटे से शहर से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया, ये विचार आया, जैसे कस्बे में उन्होंने प्रवेश किया तो प्रवेश करने से पहले ही उन्हें विचार आया कि कस्बे की हृदय स्थली मतलब कस्बे के बीचों बीच, कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। वो सोचने लगे कि कस्बे के बीचों बीच जो सुभाष की जो मूर्ति है वो निश्चित रूप से स्थापित होगी, वहीं पर विद्यमान होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है उस मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया। चश्मा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस मास्टर ने वो मूर्ति बनाई थी वो उस मूर्ति पर चश्मा बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया, और जो कैप्टन उस पर असली वाले चश्मे लगा देता था वो कैप्टन क्या हो गया, मर गया। इसलिए अब वो मूर्ति बिना चश्मे की ही होगी। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, उन्होंने सोचा कि आज वो वहाँ पर नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, और विचार कर लिया था, ये निर्णय ले लिया था कि वो मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें भी नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी, और दूसरी तरफ ये लग रहा था उन्हें कि अब उनका सम्मान करने वाला शायद कोई देशभक्त नहीं है। अगर होता तो वह निश्चित रूप से नेताजी की मूर्ति पर कोई ना कोई चश्मा बनाकर रखता। सीधे निकल जाएंगे वो, वहाँ इस तरफ मूर्ति की तरफ देखेंगे नहीं और सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया
चौराहे पर रुकना नहीं। ड्राइवर से कह दिया कि आज चौराहे पर मत रुकना, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे, फिर पान कहीं और खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर, लेकिन उनकी आज तक आदत बन गई थी, इसलिए आदत से मजबूर हो गए और विवश हो गए। मजबूर का मतलब विवश। आदत से आदत से विवश हुए और आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई, और जैसे ही चौराहा आया आंखें अपने आप ही मूर्ति की तरफ उठ गई, मतलब मूर्ति की तरफ देखने लगी। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, और उन्होंने देखा, मूर्ति को देख करके कुछ ऐसा देखा कि वो जोर से चीखे, रुको। जीप स्पीड में थी, जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। स्पीड में थी क्योंकि उनको पहले कह दिया गया था कि आज चौराहे पर रुकेंगे नहीं। रास्ता चलते लोग देखने लगे, जैसे जोर से ब्रेक लगे तो ब्रेक की चीखों से जो रास्ते चल रहे थे लोग वो एकदम उन्हें क्या करने लगे, देखने लगे। जीप रुकते न रुकते, अभी जीप रुकी भी नहीं थी, हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। मूर्ति तेज कदमों से वो मूर्ति की तरफ चले और उसके ठीक सामने जाकर, मूर्ति के ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। अटेंशन, सावधान। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा था, एक तार से बना हुआ एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं, जिस प्रकार के बच्चे खेल खेल में क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बच्चों ने वो चश्मा क्या कर रखा है, वो सरकंडे का चश्मा बना रखा है। हावलदार साहब भावुक हैं, संवेदनशील हैं, इमोशनल जिसको आप बोलते हैं, संवेदनशील हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, इतनी छोटी सी बात पर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बात यहाँ पर है कि वो क्यों संवेदनशील हो गए, वो उनकी आंखों में क्यों आंसू भर आए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो चश्मा है ये बच्चों ने बनाया है, और उन्हें इस बात की शांति मिली, सुकून मिला कि बच्चों में भी देशभक्ति है, देशभक्ति की भावना विद्यमान है। उन्हें भी लगा कि ये मूर्ति जो है वो अधूरी है, बिना चश्मे के अधूरी है, इसलिए उन्होंने उस चश्मे पर अपने जैसे बच्चे बनाते हैं, उन्होंने उस पर वो छोटे से तार से बना हुआ चश्मा लगा दिया था। हालदार साहब भावुक इसलिए हो गए कि उन्हें लगा कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वह अभी देशभक्तों का सम्मान करती है, उनका आदर करती है, उनके विषय में जानती है, उनके हृदय में भी देशभक्ति की भावना विद्यमान है, और वो निश्चिंत हो गए कि हमारा देश आने वाली पीढ़ी के हाथों में सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उनके मन में भी देशभक्तों और देश के प्रति प्रेम है। धन्यवाद।